नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम विद अरिहंत पर, जहां पर हम सभी दोस्तों के साथ में हर एक एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर आते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि यदि आप कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो तो बिना किसी टेंशन के आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी प्रिपेयर कराते हैं उसमें हर एक एग्जाम के कंसेप्ट को क्लियर कराया जाता है, ताकि बच्चा एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन को देखकर हार्डली 10 सेकंड के अंदर अंदर सही उत्तर का चयन कर सके, चुनाव कर सके। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्जाम विद अरिहंत एक बहुत बड़ा नाम है जो कि ऑलरेडी काफी सारे बच्चों के लिए एक तरीके से बहुत बड़ी रामबाण औषधि बन चुका है। किताबों की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। सेम वही अब आपकी सपोर्ट करने के लिए शुरू हो चुका है आपके साथ में लाइव सेशंस के साथ, ताकि बच्चों को यहां पर भी पूरी तरीके से सपोर्ट करके एग्जाम को क्वालिफाई कराने में मदद की जा सके। तो आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने क्वेश्चंस पढ़ने हैं। अभी तक हमने 2-3 टॉपिक पढ़े। जिस बच्चे ने अभी से पहले के टॉपिक क्लियर नहीं किए हैं, समझे नहीं हैं, या फिर प्रैक्टिस सेशन हमारे साथ नहीं देखा है, तो वे बच्चे जान लीजिए कि हमने नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। अब उसके बाद हम एडजेक्टिव का टॉपिक कराने वाले हैं, और इस एडजेक्टिव के टॉपिक में आज हम बच्चों के लिए 100 सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये 100 क्वेश्चंस जो हैं हर एक एग्जाम से हमने पिक करे हैं। हर एक एग्जाम में हमारे पास में, जैसे हमने एनडीए के क्वेश्चन को भी इस बार उठाया है, एनडीए के अलावा सीडीएस में भी कई बार हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसको भी हमने पिक कर लिया। जो बच्चा बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उस बैंक के क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पे जोड़ दिया। बैंक में हमने इंश्योरेंस, एसबीआई, आईबीपीएस, नाबार्ड और सारे जो भी एग्जाम्स आएंगे सबको हमने कैड ऑन किया है। और सबसे ज्यादा फोकस्ड है एसएससी के एग्जाम भी जोड़े हैं। और स्टेट वैकेंसी के लिए जितने भी बच्चे हैं वे भी जान लीजिएगा कि यहाँ पे जो स्टेट वैकेंसीज के क्वेश्चंस हैं वे भी हम यहाँ पे करवाएंगे। तो ये मानकर चलिएगा कि हम हर एक क्वेश्चन को टच करेंगे, हर एक क्वेश्चन के अंदर बताएंगे कि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो किस लेवल पर आता है। तो आपको बस समझना है, कैटेगरी वाइज बांटने की जगह एक छोटा सा पॉइंट समझिए। आपके सामने क्वेश्चन आया, डज नॉट मैटर कहां से है, बट वो आपको आता है, तो उससे बढ़िया और कोई बात ही नहीं है, उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। आप आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पर क्या है, पढ़ते हैं। योर फ्लैट इज सुपीरियर देन माइन इन ऑल रिस्पेक्ट। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि तुम्हारा फ्लैट जो है मेरे से सुपीरियर है, या मेरे फ्लैट से सुपीरियर है हर एक एस्पेक्ट को यदि देखा जाए। अब एडजेक्टिव में जब भी कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो एडजेक्टिव में हमें रूल्स पढ़ने होते हैं, और रूल पढ़ने होते हैं कंपैरिजन ऑफ डिग्री के। कंपैरिजन ऑफ डिग्री के रूल पढ़ने होते हैं। अब ये कंपैरिजन ऑफ डिग्री क्या है? जब हम तुलना करते हैं एक व्यक्ति की दूसरी व्यक्ति से, एक पॉइंट की दूसरे पॉइंट से, तो जब तुलना करते हैं तो यहाँ पे कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अब रूल्स होते हैं तो हमारे को वो रूल समझना है। तो इस क्वेश्चन में कौन सा रूल लगा है जरा देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा हुआ है सुपीरियर। सुपीरियर अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में कंप्लीट वर्ड है। इसके साथ में कभी भी मोर का इस्तेमाल नहीं होता है, मोस्ट का इस्तेमाल नहीं होता है, ना ही इसे हम कंपैरेटिव डिग्री में कभी भी देन के साथ में प्रयोग करते हैं। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को मोर, मोस्ट या देन के साथ नहीं लिखते। अब ऐसे कैसे याद करेंगे ये वर्ड को? तो बहुत सारे वर्ड होंगे। तो एक काम करते हैं, जरा देखिए इधर, जिस भी एडजेक्टिव का अंत आई ओ आर पर हो जाएगा, जिस भी एडजेक्टिव का अंत आई ओ आर पर हो जाएगा, उसके साथ में इन शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। अब जैसे इंफीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल, ये 5 वर्ड समझ लीजिए। इसमें 2 वर्ड हमने अलग बोले हैं, मुझे याद है, मैंने बोला प्रेफर और एक वर्ड बोला प्रेफरेबल। ये दोनों शब्द अपने आप में खुद में ही एक क्या है? कंपैरेटिव है, अपने आप में ही कंपैरेटिव है। इसके साथ में ना तो कभी मोर आएगा, ना ही कभी मोस्ट आएगा। ऐसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जब नहीं होने वाला है तो आपका आंसर क्या है? यहाँ पर देन का प्रयोग है, ये नहीं होगा। यहाँ पर इसकी जगह आप क्या यूज करेंगे बच्चा?
टू का यूज करेंगे। अब हमने यहाँ पे टू क्यों यूज किया है तो पहले समझते हैं बच्चा। सबसे पहले देन का इस्तेमाल उन कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ किया जाता है जिनका अंत ई आर या ई एस टी पर, जैसे हमारे जो वर्ड बदल सकते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट, ऐसे गुड, बेटर, बेस्ट। जब भी हमारे पास कुछ इस प्रकार के वर्ड आते हैं तो जिन एडजेक्टिव्स को कंपैरेटिव में बदला जा सकता है, जिन एडजेक्टिव्स को कंपैरिजन में डाला जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है, वहीं पर ही हम मोर का प्रयोग करते हैं और मोर के साथ में देन का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारी लिस्ट में दो नियम ऐसे हैं जहां पे मोर, मोस्ट और देन नहीं आता है। जैसे एक वर्ड आपने सुना होगा परफेक्ट। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, उनके साथ में ना तो कोई मोर आता है, ना ही मोस्ट आता है, ना ही देन आता है। जैसे एक वर्ड बोला हमने यूनिक, एक वर्ड बोला एक्सट्रीम, एक वर्ड बोला राउंड, एक वर्ड ऐसे ही स्क्वायर, ऐसे ही एक वर्ड आ गया परफेक्ट, ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं। ऐसे ही किसी को बोला आपने चीफ, ऐसे वर्ड्स के साथ में ना तो मोर आता है ना ही मोस्ट आता है। ये बात आप सभी को याद रखनी है। तो पहला क्वेश्चन जब आप जानेंगे तो यहां पर पता चलेगा कि देन का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे ढेरों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम में अक्सर देखने को मिले हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हिज कार इज मोर बिगर देन दैट ऑफ एनी ऑफ अस। कहता है कि भाई उस व्यक्ति की कार बहुत ज्यादा बड़ी है या ज्यादा बड़ी कार है, तुलना करी जाए तो हम सबकी कारों से ज्यादा बड़ी है, यानी कि उसके पास बहुत बड़ी कार है और हम सबकी कारों से बड़ी कार है। तब इसमें गलती क्या है? गलती देखते हैं तो सबसे पहला वर्ड पढ़ते हैं, सिंगल सिलेबल वर्ड्स। सिंगल सिलेबल वर्ड्स, सिंगल सिलेबल क्या होता है? सिंगल सिलेबल का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनको बोलते हुए, ऐसे शब्द जिनको बोलते हुए, लिखते हुए अगर आप बोलेंगे, उच्चारण करेंगे तो हमारी जबान को एक बार ट्विस्ट होना पड़ता है, एक बार ट्विस्ट होना पड़ता है, यानी एक बार वो जबान हमारी मूव होती है। जैसे हमने बोला, बोलिएगा मेरे साथ, बिग। बिग का अर्थ होता है किसी भी चीज का विशालकाय होना, किसी चीज का बड़ा साइज होना। बिग का कंपैरेटिव बनेगा बिगर। बिग का कंपैरेटिव क्या बनेगा बच्चा? बिगर, और सुपरलेटिव बन जाएगा बिगेस्ट। यानी कि जिस वर्ड के अंदर, जिस भी शब्द के अंदर आप कंपैरेटिव की बात कर रहे हैं और सिंगल सिलेबल वर्ड है, तो कंपैरेटिव है और सिंगल सिलेबल बनाना है तो हम उसके पीछे क्या लगाएंगे? ई आर लगाएंगे। जैसे मैंने एक और शब्द बोला, जैसे एक शब्द बोला दोस्तों वाइड, तो कंपैरेटिव बनेगा इसका वाइडर और सुपरलेटिव बनेगा वाइडेस्ट। वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट। ऐसे ही एक और वर्ड हमारे पास आता है बच्चा, एक और वर्ड आता है, क्या वर्ड आता है? लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। अब एक बात हमें समझ में आ गई कि जिस वर्ड को आप ऑलरेडी कंपैरेटिव बना सकते हैं ई आर और ई एस टी लगा करके, उस वर्ड के साथ में किसी भी परिस्थिति में मोर या मोस्ट नहीं आता है। मोर या मोस्ट कब आता है? अब ये भी देख लीजिए जरा। मोर या मोस्ट आप उस ही परिस्थिति में लगाएंगे जिस परिस्थिति में डबल सिलेबल की बात होगी। डबल सिलेबल का मतलब होता है जब किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते समय हमारी आगे वाली जबान को ऊपर दालू से या आगे वाले टीथ से, अपर माउथ से या टीथ से एक से ज्यादा बार टकराना पड़े या हमारी टंग को मूव होना पड़े, तो वहां पर हम यूज करते हैं, किसका यूज करेंगे? मोर और मोस्ट का। जैसे कि हमने एक शब्द बोला पॉजिटिव डिग्री में, एक शब्द बोला दोस्तों इंटेलिजेंट। बोलकर देखिए, आपकी टंग दो बार ट्विस्ट होगी, पहले होगी इंटेली और दूसरा वर्ड आएगा जेंट। पहला इंटेली, दूसरा जेंट, इंटेलिजेंट। तो जब आपके पास में उच्चारण करते समय ऐसी कोई लाइन आती है तो वर्ड बनता है इंटेलिजेंट। अब इसको हम रिवर्स करते, कंपैरेटिव बनाते हैं। कंपैरेटिव में क्या बनेगा? कंपैरेटिव में बनेगा मोर इंटेलिजेंट। अब पहला बना मोर इंटेलिजेंट और दूसरा बना मोस्ट इंटेलिजेंट। चलो जी, एक बात हमें समझ में आ गई। क्या समझ में आई? कि
मोर किसके साथ आएगा? जब हमारे पास ऐसा शब्द होगा जिसमें 2 बार टंग ही मूव हो, यानी कि 2 बार हमारे वर्ड को बोलना पड़े। मोर इंटेलिजेंट, मोर ब्यूटीफुल, मोर ऑनेस्ट, मोर हार्ड वर्किंग, मोर लेबोरियस। बोलकर देखिए, लेबोरियस। तो आपकी टंग बार बार ऊपर नीचे होगी, बार बार टंग मूव होगी, तो उसे कहेंगे डबल या मल्टीपल सिलेबल। जब हमारे पास एक से ज्यादा सिलेबल मिक्स होकर के आएंगे, एक से ज्यादा सिलेबल होंगे, तो ही मोर आएगा, मोस्ट आएगा, अन्यथा मोर और मोस्ट कभी नहीं आता है। मोर या मोस्ट कभी नहीं आता है। अब जैसे आपने बोला यहाँ पे बिग, बिगर, तो बिगर अपने आप में ही एक कंपैरेटिव फॉर्म है। बिगर अपने आप में ही जब एक कंपैरेटिव फॉर्म है, तो उसके साथ में कभी भी मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और भी कुछ शब्द हैं जैसे इनके साथ मोर मोस्ट नहीं आता, ये अपने आप में कंपैरेटिव है। जैसे एक वर्ड आपने सुना होगा रिलेटिवली, और एक ऐसे ही वर्ड होगा एक कंपैरेटिवली। रिलेटिवली और कंपैरेटिवली, जब आप किसी वर्ड के साथ जोड़ते हैं रिलेटिवली, तो रिलेटिवली के साथ पॉजिटिव डिग्री आएगी। कंपैरेटिवली लिखते हैं तो भी पॉजिटिव डिग्री आएगी। एग्जाम में बच्चे को पजल करने के बाद में अक्सर लिख के दिया जाता है, क्या लिख के दिया जाता है? रिलेटिवली बिगर। अब एग्जामिनर लिख के देता है रिलेटिवली बिगर। आप जब भी रिलेटिवली लगाएंगे तो उसके साथ में कंपैरेटिव डिग्री देखते ही काट देना, कंपैरेटिव डिग्री देखते ही काट देना। अगर ऐसा कोई कंपोनेंट आएगा तो समझ लो वो केवल और केवल गलत आंसर क्रिएट कर रहा है, सही आंसर कभी नहीं बनाएगा। ये बात याद रख लेना, पत्थर की लकीर है, देखते ही काट देना। ऐसे क्वेश्चन कई एग्जाम्स में रिपीटेशन में देखने को मिलते हैं। अभी हाल फिलहाल में मैंने शिक्षक का पेपर देखा था, शिक्षक बोले तो पीआरटी पीजीटी का एग्जाम देखा था, टीचर्स का एग्जाम देखा था। बेसिकली आई केम टू नो दैट प्लेंटी ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम द टॉपिक ऑफ एडजेक्टिव। सेट वाइज हुआ था, सेट वाइज में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले थे, बात ध्यान रखिएगा। अब सवाल में गलती मोर बिगर नहीं आएगा, तो आप किस हिस्से को टिक कर देंगे बच्चा? बी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है भाई, देखते हैं। सवाल है हमारे पास, द इंडियन वे ऑफ थिंकिंग इज सुपीरियर टू मोस्ट ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि भारत में लोगों के सोचने का जो तरीका है, भारत में लोगों के सोचने का, लैपटॉप दे दे लैपटॉप, भारत में लोगों के सोचने का जो तरीका है वो क्या है? वो बहुत ज्यादा सुपीरियर है, बहुत ज्यादा सुपीरियर है, बहुत ज्यादा सुपीरियर है, सुपीरियर टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सुपीरियर किससे है? मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार के बहुत सारे देशों से क्या है? सुपीरियर है। चलो जी, एक सवाल समझ में आ गया। अब इसमें गलती देखते हैं। यदि आपके सामने अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, यदि आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और बच्चे से बोला जाता है कि भाई 10 सेकंड दिए गए, 10 सेकंड दिए गए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जरा, 10 सेकंड दिए गए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो सॉल्व करते समय आपको इन सभी कंसेप्ट को फोकस करना अति आवश्यक है, अति अनिवार्य है। ये बात याद रखिएगा भाई, ये बात ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएंगे तो बच्चे के सामने एक पजल क्रिएट होती है, पजल क्रिएट होती है। तो ऐसे में ध्यान रखना क्या है। सवाल को देखते हैं, बहुत अच्छे से सवाल है, देखते हैं सवाल क्या है। पहले इसको देखते हैं। पहले सवाल है हमारे पास में, मैंने कहा द क्लाइमेट ऑफ पंजाब is better than Delhi। मैंने लिखा द क्लाइमेट ऑफ पंजाब इज बेटर देन दिल्ली। एक सेंटेंस हो गया। इसी सेंटेंस को मैंने दोबारा लिखा, बताना है, देखना है कौन सा ठीक होगा। अब अगर मैंने यहां पे लिखा द क्लाइमेट ऑफ पंजाब इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, दैट ऑफ दिल्ली। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिएगा,
तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो ये क्वेश्चन बच्चों के लिए एक सवाल खड़ा रह जाएगा, टेंशन खड़ी रह जाएगी, क्योंकि क्लियर नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे। सबसे पहले अक्सर हम हिंदी में बोलते हैं मेरी शर्ट तुमसे बेहतर है, अक्सर हम हिंदी में बोलते हैं मेरी शर्ट तुमसे बेहतर है, तुमसे नहीं बेहतर है, तुम्हारी शर्ट से बेहतर है। हिंदी में हम अक्सर गलत वाक्य बोलते हैं। जब हिंदी में गलत वाक्य बोलते हैं तो गलत वाक्य बोलने का मतलब क्या है, सही वाक्य का प्रयोग कीजिए, सही पैटर्न का प्रयोग कीजिए, सही कंसेप्ट को देखिए। अब सेंटेंस में अगर आप बोलते हैं मेरी शर्ट तुमसे बेहतर है, तो सही वर्ड क्या बनेगा, मेरी शर्ट तुम्हारी शर्ट से बेहतर हो सकती है, तुमसे बेहतर नहीं हो सकती। मैंने कहा मेरा पेन तुमसे बेहतर है, तो पेन तुमसे बेहतर नहीं हो सकता, तुम्हारे पेन से बेहतर हो सकता है। कंपैरिजन बराबर चीजों का करना है, ये बात ध्यान रखिए। अब जैसे यहाँ पे गलती क्या है, गलती है कि क्लाइमेट हमारे पास मेन सब्जेक्ट है, क्लाइमेट हमारे पास मेन सब्जेक्ट है, और क्लाइमेट किसका है, पंजाब का है। असलियत में पंजाब सब्जेक्ट नहीं है, पंजाब तो पार्टिटिव है, पंजाब तो पार्टिटिव है, पार्टिटिव का मतलब पंजाब का क्लाइमेट है, ये मेन सब्जेक्ट नहीं है, मेन सब्जेक्ट तो ये है। तो अब हम तुलना किसकी कर रहे हैं, पंजाब इज बेटर देन दिल्ली, हम असल में तुलना कर रहे हैं पंजाब की, जबकि सेंटेंस में अर्थ बनता है कि पंजाब का क्लाइमेट दिल्ली के क्लाइमेट से बेहतर है। तो यहां पर जब दिल्ली के क्लाइमेट से बेहतर है, तो दिल्ली का संबंध किसी ना किसी तरीके से ऐसे शब्द से निकालना पड़ेगा जिससे दिखाया जा सके कि तुलना बराबर चीजों की हो रही है, तुलना बराबर चीजों की हो रही है। जब आप ऐसे दिखाएंगे तब जाके वाक्य सही बनेगा। लेकिन समस्या क्या है, अगर एक बार आपने क्लाइमेट का प्रयोग कर दिया तो दोबारा आप किसी परिस्थिति में रिपीट नहीं कर सकते, रिपीटेशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा, रिपीटेशन स्वीकार नहीं होगा भाई। अब रिपीटेशन स्वीकार नहीं होगा तो सही उत्तर क्या बनेगा, देखते हैं जरा। अब यहाँ पे जब आप इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो क्या बनता है, द क्लाइमेट ऑफ पंजाब, पंजाब का क्लाइमेट क्या है, बेटर है, इज बेटर, इज बेटर, बेटर के बाद क्या लिखना है, देन दैट ऑफ दिल्ली, देन दैट ऑफ दिल्ली, दैट यानी उसी से जिसकी बात यहाँ पे की जा रही है, देन दैट ऑफ दिल्ली सही आंसर बनेगा। द क्लाइमेट ऑफ पंजाब इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। तो जब इस तरीके का सेंटेंस बनेगा तो याद रखने योग्य बात है कि आपको कंपैरिजन करना है तो इक्वल चीजों का करना पड़ेगा, अधूरी चीजों का नहीं करेंगे। अब यही कंसेप्ट इस क्वेश्चन में लगेगा, यही कंसेप्ट इस क्वेश्चन में लगेगा। कहता है कि इंडियन वे ऑफ थिंकिंग, मेन बात क्या है, भारतीय लोगों की जो सोच का तरीका है, सोच का तरीका जो है, तरीके की कंपैरिजन हो रहा है, भारत के लोगों की सोच का तरीका दूसरे देशों के लोगों की सोच के तरीके से अलग है, सोच के तरीके से बेहतर है। तो द इंडियन वे ऑफ थिंकिंग इज सुपीरियर, IOR आ गया, आगे टू है, ये बिल्कुल सही है। IOR के अंत में जो भी एडजेक्टिव आएगा समझ लेना टू आएगा। इंडियन वे ऑफ थिंकिंग इज सुपीरियर टू, टू के बाद में टू, टू के बाद मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार के बाकी देशों से, गलत, टू दैट ऑफ, टू दैट ऑफ द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, टू दैट ऑफ का प्रयोग किया जाएगा उससे जो कि ऊपर बताया गया, उससे जो हम ऊपर कंपेयर कर रहे हैं, टू दैट ऑफ द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी तुलना कर रहे हैं हम उसी से जिसकी बात ऊपर कर रहे हैं। तो इससे पहले क्या यूज कीजिए, दैट ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, दैट ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ये बात याद रखें। कई बार हम अक्सर गड़बड़ बोलते हैं, हमारा स्पोकन ऐसा हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता हम क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो तुलना इक्वल चीजों की होगी, अनइक्वल चीजों की नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास, क्या है, इन मैनी रिस्पेक्ट, कहता है कई चीजों की बात करें, बोथ द सिस्टर्स आर वेरी सिमिलर कैरेक्टर्स, कहता है कि दोनों सिस्टर्स जो हैं, अब यहां पे सवाल बहुत अच्छे से पढ़ना है, इन मैनी रिस्पेक्ट कई तरीके से देखा जाए तो बोथ द सिस्टर्स आर वेरी सिमिलर कैरेक्टर्स, दो बहनें हैं और दोनों की दोनों क्या है, एकदम एक जैसी, एक जैसी मतलब उनके कैरेक्टर एक जैसे मिलते, नेचर चरित्र या उनके वे ऑफ लाइफ एक जैसे हैं, ठीक है जी। बट द एल्डेस्ट हैज मोर स्पिरिट एंड डिटर्मिनेशन, लेकिन जो बड़ी वाली बच्ची है, बड़ी वाली बहन है या बड़ी वाली लड़की है, उसके अंदर क्या है, ज्यादा स्पिरिट है, ज्यादा डिटर्मिनेशन है, काम को करने का जोश और उत्साह उसमें ज्यादा है। चलो जी, इस सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ा हमने। अब इसमें गड़बड़ी क्या, गड़बड़ी समझनी है क्या है। सबसे पहले इस सेंटेंस को जब हमने पढ़ा तो हमें पता चला कि बोथ का प्रयोग किया गया है,
अब बोथ का मतलब होता है दो लोग, बोथ का मतलब होता है बच्चा दो लोग। चलो जी, हमने बोथ पढ़ लिया। बोथ के बाद हमें एक चीज बताई गई है, क्या कि बच्चा जब भी दो लोगों की बात होगी तो कंपैरिजन होगा, दो लोगों की बात होगी तो कंपैरिजन होगा, और दो से ज्यादा लोगों की बात होगी तो सुपरलेटिव होगा। यदि दो लोग हैं तो कंपैरेटिव डिग्री, और दो से ज्यादा लोग हैं तो सुपरलेटिव डिग्री। ये दो ही डिग्री आनी, और कोई तरीका ही नहीं है। अब कंपैरिजन होगा या सुपरलेटिव आएगा। अब हमने या तो हमारे पास एल्डर आएगा या एल्डेस्ट आएगा, एल्डर आएगा या एल्डेस्ट आएगा। अब ऐसी परिस्थिति में हम जब फोकस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि दो में बड़ा मतलब हम जाने अनजाने में तुलना कर रहे हैं। दो में बड़े की बात हो रही है तो हम जाने अनजाने में क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। अब दो में बड़े की बात हो रही है तो जाने अनजाने में तुलना हो रही है। तो बच्चा यहाँ पर ये एल्डेस्ट किस परिस्थिति में लगा रखा है, ये एल्डेस्ट नहीं आएगा, सही वर्ड आएगा क्या आएगा, एल्डर। सही वर्ड आएगा एल्डर, एल्डेस्ट नहीं आएगा। याद रखना, एल्डेस्ट हमेशा तब प्रयोग होता है जब दो में ज्यादा की बात हो। मैंने कहा मेरी माता जो है परिवार की सबसे बड़ी सदस्य है, मेरी माता जो मेरे परिवार की सबसे बड़ी सदस्य है, तो मैं क्या बोलूंगा, माय mother is the eldest member of the family, is the eldest member of the family। eldest का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी। सबसे बड़ी का मतलब क्या होता है कि मेरी माता से बड़ा कोई है ही नहीं परिवार में, तो माता सबसे बड़ी सदस्य है। तब हमने क्या यूज किया, एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। याद रखना, दो में सुपरलेटिव नहीं होता है, परिवार में यानी मान सकते हैं कि भाई परिवार में दो से ज्यादा लोग हैं, 3 5 10 जो भी हो, उनमें सबसे बड़ा। याद रखना, दो के लिए कभी सुपरलेटिव नहीं आएगा। अब इधर एक डिफरेंस और समझ लो भाई, यहां पर लिखा आ जाए कहीं पे एल्डर या ओल्डर, कहीं लिखा आ जाए एल्डर या ओल्डर। एल्डर क्या होता है, परिवार में, फैमिली मैटर्स में, फैमिली मैटर में अगर कोई बड़ा है तो हम एल्डर लगाएंगे। और अगर फैमिली नहीं है, फ्रेंड सर्कल है, अगर फैमिली नहीं है, फ्रेंड सर्कल है, तो वहां पर फ्रेंड्स में बड़ा, या फ्रेंड नहीं भी है, आउटर है, अदर्स की बात हो रही है, तो ओल्डर आएगा। ये वर्ड अभी समझ लो भाई। अगर मैंने कहा कि क्लास में सुनील सबसे बड़ा विद्यार्थी है, तो सुनील ओल्डर होगा, एल्डर नहीं होगा। क्यों होगा ओल्डर, क्योंकि सुनील क्या है, सबसे बड़ा विद्यार्थी है। ओल्डर है, ब्लड रिलेशन नहीं है, ये बात याद रखिए। मैंने कहा वो महिला गांव की सबसे बड़ी बुजुर्ग महिला है, सबसे बुजुर्ग महिला, तो ओल्डेस्ट वेमेन होगा, सबसे बड़ी। ब्लड रिलेशन नहीं है तो ओल्डेस्ट, ब्लड रिलेशन है तो आप एल्डर या एल्डेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाई यहां पर जब उसने पहले दो चैप्टर्स पढ़ लिए, पहले दो चैप्टर्स पढ़ लिए, आफ्टर ही हैड रेड द 2 फर्स्ट चैप्टर्स। अब 2 फर्स्ट चैप्टर्स हम यहीं पे अटक गए, वैसे तो खैर 2 फर्स्ट चैप्टर पर ही अटक गए, फिर भी आगे बढ़ते हैं। ऑफ द नॉवल ही फेल्ट लाइक, उसे महसूस हुआ, लाइक रीडिंग द बुक एट वन सिटिंग। ही फेल्ट लाइक रीडिंग द बुक एट वन सिटिंग, कहता है कि जब उसने पहले दो चैप्टर्स को पढ़ लिया, पहले दो चैप्टर्स को पढ़ लिया, तो उसके दिमाग में आया कि क्यों ना इस किताब को एक ही रीडिंग में निपटा दिया जाए, क्यों रोका जाए, आसानी से कर सकते हैं। तो जब ऐसा कोई सेंटेंस आता है तो पढ़ने में, बोलने में हमें सुंदर लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके पास में जब दो विशेषण की बात आती है, एक विशेषण यानी एक एडजेक्टिव आया आपके पास, डेफिनेट नंबर, एक डेफिनेट नंबर आया। क्या नंबर आया, डेफिनेट। एक आया आपके पास में क्या है, संख्या, सीक्वेंस। एक है संख्या, सीक्वेंस, और एक है नंबर, एक है नंबर। याद रखना, हमेशा कभी भी आपके सामने ऐसे वर्ड आएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट या फिर नेक्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट या फिर नेक्स्ट, कहीं पर भी ऐसे शब्द आएंगे तो याद रखना सबसे पहले आप सीक्वेंस को दिखाएंगे। ऑर्डिनल कार्डिनल के चक्कर में मत फंसा करो, ऑर्डिनल कार्डिनल की डेफिनेशन वर्ड याद करते करते भूल जाओगे, अटक जाओगे। सिंपल तरीका समझते हैं, जिसमें हम सीक्वेंस की बात करते हैं, क्रम की बात करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो जब हमारे पास क्रम होगा, क्रम होगा यानी सीक्वेंस होगा, तो पहले सीक्वेंस बताएंगे। हम हमेशा क्या लिखेंगे, पहले दो, पहले 5, पहले 10।
तो पहले 10 पहले 5 जब बोलना होगा तो हम बात करेंगे सीक्वेंस की, और किसी भी वाक्य में सीक्वेंस यदि दिखाया जाएगा तो सीक्वेंस पहले आएगा। सीक्वेंस में पहले में कितने लोग हैं तब आप बता सकते हैं फिर नंबर कि भैया 1 2 3 4 5 6 10 11 13 100, यानी कि जब भी कुछ इस प्रकार से वर्ड आएगा तो आप बाद में पहले बताएंगे सीक्वेंस, बाद में बताएंगे नंबर। पहले सीक्वेंस बाद में नंबर, ये दो ही चीजें याद रखनी, तीसरा कोई पैटर्न ही नहीं है, कोई तरीका नहीं, कुछ नहीं है हमारे पास में। जब कुछ नहीं है तो सवाल आ गया, अब क्या यूज होगा क्या नहीं वो आप सब क्लियरली समझ गए होंगे। अक्सर आपने देखा होगा अभी बीच में क्या हुआ था, पहले 10 ट्रकों को जाने दिया फिर रोक दिया, फिर अगले 10 ट्रक भेजे, तो 10-10 की ट्रेनिंग में जब सीक्वेंस में भेजा जाता तो हम पहले क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पहले सीक्वेंस बोलते हैं बाद में नंबर बोलते हैं। तो ऐसे में सवाल आता है तो 2 फर्स्ट चैप्टर्स नहीं होगा, 2 फर्स्ट चैप्टर्स नहीं होगा, 2 फर्स्ट चैप्टर्स नहीं होगा, यहां से इसको हटा करके आप क्या कर देंगे, यहां पर 2 का प्रयोग करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो डेवलप होते हैं ये वाले क्वेश्चन आते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर से। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होता है बच्चा, ये नंबर तीसरा एडजेक्टिव होता है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के अंदर। नंबर में हम बताते हैं काउंटेबल चीजें। अब काउंटेबल चीजों में दोनों चीजें बताएंगे, डेफिनेट और इनडेफिनेट, तो वो चीजें हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे जैसे जैसे आप हमसे जुड़ते जाएंगे। अगला सवाल आता है हमारे पास में, अगला सवाल है भाई ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शी आस्क्ड हिम, शी ने पूछा, व्हाट इट वाज दैट मेड हिम, वो क्या है जो उसे बनाता है, व्हाट इट वाज दैट मेड हिम सो मच स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेवर देन एनी मैन, सो मच स्ट्रॉन्गर और ब्रेवर देन एनी मैन। अब यहां पर वर्ड बहुत अच्छा है भाई, यहां पर सो मच स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेवर देन एनी मैन का इस्तेमाल किया गया है, एनी मैन का इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले इस सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको कुछ 4 वर्ड 5 वर्ड पढ़ाऊंगा बच्चा, 4 से 5 वर्ड पढ़ाऊंगा। सबसे पहले समझ में आएगा, एक वर्ड है अदर का, एक वर्ड है अनदर का, एक वर्ड आता है बच्चा नो अदर, नो अदर का एक वर्ड बताया जाएगा, और एक वर्ड बताया जाएगा एनी अदर का, एक वर्ड बताया जाएगा एनी अदर का। तो ये 4 ऑप्शन आपको बताए जाएंगे भाई, ये 4 ऑप्शन जो बताए जाएंगे तो आंसर समझ में आएगा। एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को देखेंगे, देखने का प्रयास कीजिए, आपको समझ में आएगा कि क्या गलती है भाई। क्वेश्चन को देखेंगे तो समझ में आएगा क्या गलती है भाई, देखिएगा क्या है इसमें, ठीक है। तो सवाल आता है हमारे पास में, क्या सवाल है भाई, सबसे पहला सवाल देखिएगा, कहता है कि उसने इस लड़के से पूछा है ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम, जिसकी वजह से तुम ज्यादा स्ट्रांग हो, ज्यादा ब्रेव हो बाकी लड़कों की तुलना में, बाकी लोगों की तुलना में। अब जब बात आती है बाकी बचे लोगों की तुलना में, तो बाकी बचे लोगों को दिखाना है, बाकी लोगों की तुलना में दिखाना है, तो आपके पास में पहली बात तो यहाँ पे एनी के साथ लिखा जाएगा एनी अदर, एनी अदर। ये एनी अदर क्यों लगाया, क्योंकि जब भी मुझे किसी चीज को बेहतर बताना है तो बेहतर बताने के लिए मैं पहले उस चीज को अलग करके रखूंगा, पहले उस चीज को उस समुदाय से, उस संघ से, उस ग्रुप से अलग करूंगा, और बाद में कहूंगा ये तुम सबसे बचे हुए तुम जितने भी लोग उनसे बेहतर है। तो जब भीड़ में से किसी एक को अलग करना है, पहले भीड़ में से किसी एक चीज को जब अलग करना है तो हम क्या लिखेंगे, एनी अदर का। अब जैसे मैंने एक उदाहरण बोला, उत्तर तो समझ में आ गया, यहाँ पे एनी अदर होगा। अब एक एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा लोहा जो है बाकी सभी मेटल से ज्यादा स्ट्रांग है, लोहा बाकी सभी मेटल से ज्यादा स्ट्रांग है, तो मैं कैसे लिखूंगा बच्चा, चलिए सवाल देखिएगा, मैं लिखूंगा आयरन is stronger, iron is stronger then के बाद हम क्या लिखेंगे, एनी मेटल, आयरन इज स्ट्रॉन्गर देन एनी मेटल। अब अगर मैं लिखता हूं एनी मेटल तो ये फिर से वही गड़बड़ हो गई कि आयरन खुद भी तो एक मेटल है, आयरन खुद भी उसी कैटेगरी का हिस्सा है, तो आयरन को आयरन से कैसे कंपेयर करेंगे, तो हमें पहले आयरन को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, एनी अदर मेटल। जैसे ही आपने अदर लिखा, जैसे ही आपने अदर लिखा, आपका सवाल हो गया ठीक, 100% करेक्ट
हो जाएगा एनी अदर मेटल। अब चलो बचे हुए शब्दों का अर्थ जानते हैं ताकि ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हमें कंफ्यूजन ना हो। तो बचे हुए शब्द कौन कौन से हैं? पहला होता है अदर, अदर होता है बाकी, अदर होता है बाकी। एक होता है अदर, अदर यानी बाकी या बचा हुआ। आपको याद है आपके पास दो चीजें होंगी, यदि अगर आपके पास में सपोज कीजिए केवल दो ही चीजें हैं, केवल दो चीजें, और आपने कहा भाई पहली चीज तो मेरे पास में है, बची हुई दूसरी कहाँ है? बची हुई दूसरी कहाँ है? तो जब हम क्या बोलेंगे, दिस इज द फर्स्ट थिंग, वेयर इज द अदर? अदर मतलब दूसरा या बचा हुआ। अदर का अर्थ क्या होता है? दूसरा या बचा हुआ। दूसरा या बचा हुआ जब भी बताना है तो आप यूज करेंगे अदर का, दूसरा या बाकी बचा हुआ। तो अब आपके सामने अदर होता है दूसरा। कई बार होता था टीचर स्कूल में डंडे मारता था तो एक हाथ पे डंडे मारने के बाद क्या कहता था? शो मी द अदर हैंड, नाउ इट्स द टर्न ऑफ अदर। अदर मतलब दूसरा, पहला हटा लो दूसरा लिया हो। तो अदर का अर्थ क्या होता है? दूसरा, दूसरा यानी कि इसके अलावा दूसरा। अगला पॉइंट होता है अनदर, अनदर का अर्थ होता है एक और, अनदर होता है एक और। जब आपके पास में संख्या में आपने बाजार गए, बाजार जाने के बाद आपने कोई वस्तु को खरीदा, वस्तु को खरीदने के बाद आपने कहा कि भैया मेरे को तो एक और लेना है, एक और लेना है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, शर्ट खरीदा, ट्राउजर खरीदा, कुछ भी खरीदा, आपने कहा आई वॉन्ट अनदर, आई वॉन्ट टू बाय अनदर, एक और लेना है। तो अनदर का अर्थ होता है एक और, याद रखना। नो अदर का अर्थ होता है इसके अलावा कोई नहीं। नो अदर कब यूज करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज होता है नो अदर, इसके अलावा कोई नहीं, इसके अलावा कोई नहीं। तो वर्ड आ गया नो अदर। नो अदर हम कई बार कहते हैं कि इसके अलावा कोई नहीं। जैसे अक्सर बोला जाता है फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन के बराबर कोई भी एक्टर नहीं है, बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन के अलावा कोई भी एक्टर नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? नो अदर एक्टर, नो अदर एक्टर इज एज स्ट्रॉन्ग, एज बेसिकली केपेबल एज अमिताभ बच्चन। तो नो अदर का यूज करेंगे तो मतलब होता है इसके अलावा कोई नहीं। और एनी अदर का तो हम अर्थ बता चुके हैं, एनी अदर का अर्थ बता चुके हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट होता है और एरर बनता है डी में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक एक क्वेश्चन की डिटेल इस प्रकार से आपके साथ करवाई जाएगी, एक एक कंसेप्ट को इस प्रकार से सॉल्व करवाया जाएगा। आप जब जुड़ेंगे एक एक बच्चे को एक एक चीज इतने आसानी से और अच्छे तरीके से आती होगी कि कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ये बात ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल हमारे सामने है द चाइनीज स्टॉक मार्केट। The Chinese stock market is one of the worst performing. Chinese stock market is one of the worst performing stock markets in the recent times. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखना। चाइनीज स्टॉक मार्केट जो है बहुत सारी मार्केट परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन इस मार्केट में सबसे बुरा परफॉर्म कौन सी कर रही है? चाइनीज स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रही है। एंड दैट हैज इंपैक्टेड, जिसका असर पड़ा, इंपैक्ट होता है जिसका असर पड़ना है बाकी ग्लोबल मार्केट पर, बाकी ग्लोबल मार्केट पर जिसका असर पड़ना है। तो चाइनीज स्टॉक मार्केट जो है, चाइनीज स्टॉक मार्केट ऐसी है जिसने पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट को इंपैक्ट किया है, असर डाला है, क्योंकि वो इस समय सबसे बुरा परफॉर्म कर रही है। अब ध्यान से सुनना है, मैंने एक पॉइंट बोला था, पहले तो समझिए बैड का अर्थ होता है बुरा, बैड होता है बुरा, बैड का कंपैरेटिव डिग्री बनता है वर्स, बैड का कंपैरेटिव डिग्री बनता है वर्स, और सुपरलेटिव डिग्री बनता है वर्स्ट, और सुपरलेटिव डिग्री बनता है वर्स्ट। बैड का एक वर्ड बनता है वर्स्ट और दूसरा बनता है सुपरलेटिव वर्स्ट। अब दो वर्ड बन गए, वर्स्ट और वर्स्ट। चलो जी, हमारे पास दो वर्ड आ गए, यानी कि पॉजिटिव डिग्री को कहते हैं बैड, कंपैरेटिव डिग्री को कहते हैं वर्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री को कहते हैं वर्स्ट। तीन वर्ड हो गए हमारे पास, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब जब सुपरलेटिव डिग्री तक आ गई बात, तो अब समझना क्या है कि कंपैरेटिव डिग्री यानी कंपैरिजन जब भी होगा तो दो लोगों के बीच में होगा, दो चीजों के बीच में होगा। यदि दो से ज्यादा होगा, यदि दो से ज्यादा होगा, यदि दो से ज्यादा लोग होंगे तो दो से ज्यादा के लिए सुपरलेटिव आता है। दो से ज्यादा मतलब सुपरलेटिव, दो से ज्यादा मतलब सुपरलेटिव। अब ध्यान से पढ़ते हैं इस सवाल को दोबारा से, इस सवाल को दोबारा से पढ़ते हैं, समझ में आएगा। कहता है चाइनीज स्टॉक मार्केट, चलो जी एक वर्ड हो गया,
सब्जेक्ट हो गया। इज द के बाद देखो लिखा है वन, वन ऑफ द। वन ऑफ द के बाद पहली बात तो आपको पता होगी कि द के बाद सुपरलेटिव डिग्री आता है। वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स, मार्केट्स देखिए मार्केट्स की बात हो रही है, और ये मार्केट्स कौन सी है, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। पूरी वर्ल्ड की मार्केट में सबसे बुरा परफॉर्म करने वाली इकोनॉमीज या स्टॉक्स में से चाइनीज मार्केट भी एक है। चाइनीज मार्केट भी एक है, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर सारी मार्केट्स बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है। और बुरा परफॉर्म करने वाली मार्केट्स के अंदर, बुरा परफॉर्म करने वाली मार्केट्स के अंदर चाइनीज मार्केट भी एक मार्केट है। चाइनीज मार्केट भी एक मार्केट है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जब हमारे पास कुछ इस प्रकार का वाक्य आता है, जब भी कुछ इस प्रकार का वाक्य आता है, तो वन ऑफ द, इसका दूसरा पैटर्न समझ लीजिए, दूसरा पैटर्न भी समझ लीजिए कि कहीं पर वन ऑफ द का प्रयोग किया जाता है तो उसके बाद में अगर ऐसा कोई विशेषण आएगा तो वे विशेषण में हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। और उसके बाद में संज्ञा आएगा, उसके बाद में संज्ञा आएगा। तो वर्ड क्या बनेगा, वन ऑफ द, वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स आ जाएगा, वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स आ जाएगा। ठीक है भाई, वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट आ जाएगा। तो इस प्रकार से एरर किस में बनेगा, एरर बनता है बी पार्ट में। तो आपको क्या करना है, वर्स्ट को वर्स्ट कर देना। सॉरी ये तो ए पार्ट हो गया, सॉरी। एरर बनेगा ए पार्ट में जहां वर्स्ट को हटा के वर्स्ट किया जाएगा। अगला सवाल है भाई, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन को ए बी सी डी की कैटेगरी बांट दी। अब आपको यूं लंबे में एक अगर गलती है तो ए पार्ट में होगी या बी में होगी या सी में होगी। अलग अलग पैटर्न थे आपके। एसएससी में कुछ इस तरीके का पैटर्न आता है, एसएससी में कुछ इस तरीके का पैटर्न आता है। इस पैटर्न का कोई डिफरेंस नहीं, कोई मेन डिफरेंस नहीं है, एक ही वर्ड है, एक ही वर्ड है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है देखते हैं भाई, क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, भरतपुर इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू, भरतपुर जो है ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बदल रहा है, किस चीज में बदल रहा है, इनटू इंडियाज मोस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या वर्ड आ गया, मोस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है जब डबल सिलेबल वाले वर्ड्स होते हैं ना। तो जैसे हम बोलते हैं मोस्ट, और मोस्ट किसके साथ लगता है, जब डबल सिलेबल हो। तो जैसे हमने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट पढ़ाया था। तो इंटेलिजेंट क्या हो गया, बोलते समय हमारी जबान दो बार हिल रही है, दो बार मूव हो रही है। तो जब कोई हमारा काम, जबान दो बार मूव होती है, दो बार मूव होती है, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं डबल सिलेबल। अब डबल सिलेबल अगर है तो हमने क्या यूज किया, मोस्ट का। किसका यूज किया, मोस्ट का। अब मोस्ट का यूज कर दिया, चलो जी ठीक है। लेकिन आपने तो दो सिलेबल का यूज कर दिया भाई, डबल यूज कर दिया। फास्ट का कंपैरेटिव होता है फास्टर और सुपरलेटिव होता है फास्टेस्ट। जब आपने किसी भी शब्द के साथ में ईएसटी लगा दिया, जब आपने किसी भी शब्द के साथ में ईएसटी लगा दिया, तो ईएसटी खुद में बन गया सुपरलेटिव डिग्री, ईएसटी बन गया सुपरलेटिव डिग्री। ये तो वो वाली बात हो गई कि आपने ऑलरेडी कंपैरेटिव के बाद सुपरलेटिव तो लिख दिया, लेकिन सुपरलेटिव के साथ में दूसरा सुपरलेटिव भी लगा दिया। तो एक बात समझ लीजिएगा, क्या कि किसी भी उस शब्द के साथ में मोस्ट का प्रयोग नहीं होगा जिसके अंत में एडजेक्टिव में, विशेषण में ईएसटी आया होगा, जिसके अंत में विशेषण में ईएसटी आएगा। यदि किसी भी विशेषण के साथ में ईएसटी लगा हुआ आ गया तो उसके साथ में मोस्ट का प्रयोग करना अनिवार्य नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो अब आपके सामने आंसर आ गया, भरतपुर इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग बर्ड सेंचुरी, अट्रैक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। हमारा सही आंसर बन जाएगा कि भरतपुर जो है इस समय भारत का सबसे तेज ग्रो करने वाला बर्ड सेंचुरी बन चुका है। राजस्थान के अंदर है भरतपुर, याद रखना। तो सबसे ज्यादा बर्ड सेंचुरी बन चुका है जो अट्रैक्ट करता है हजारों माइग्रेटरी बर्ड्स को। बच्चा ये जो माइग्रेट है ये एक रूट वर्ड है। माइग्रेट होता है पलायन करना, एक जगह से दूसरी जगह बदलने को पलायन करने को माइग्रेट कहते हैं। माइग्रेटरी जो पक्षी फर्म क्या होता है, मौसम के दौरान जगह बदलते हैं। तो आंसर बन जाएगा बी बॉम्बे, आंसर बन जाएगा बी बॉम्बे का।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, देखते हैं एक बार जल्दी से। अगला सवाल है, ये इजी क्वेश्चन नाम का आ गया, और इजी भी आएंगे, बहुत सारे ढेरों क्वेश्चन हम आपके सामने लाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, राजू कैन नॉट वॉक, राजू वॉक नहीं कर सकता 2 मील से ज्यादा एक बार में। स्ट्रेच क्या है, एक ही स्ट्रेच में, एक ही बार में 2 मील से ज्यादा वॉक नहीं कर सकता। अब सवाल देखना है, क्या सवाल देखना है कि बच्चा मोर का प्रयोग होगा, पहली बात। क्यों होगा, ध्यान से सुनना। मैनी और मच, मैनी और मच, पहली बात ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों एडजेक्टिव हैं, पहले समझना। मैनी का प्रयोग होता है उन शब्दों के साथ में जिन शब्दों को दोस्तों गिना जा सकता है, यानी काउंटेबल अगर नाउन है आपके पास में तो काउंटेबल नाउन के साथ में मैनी का प्रयोग होगा। और अगर कोई चीज अनकाउंटेबल है, यदि कोई चीज ऐसी है दोस्तों जो आप गिन नहीं सकते हैं, लेकिन आप हिंदी जो बनाते हैं वो कहते हैं ज्यादा, ज्यादा तो मच आएगा, और काउंटेबल चीज है उसका भी हिंदी है ज्यादा, तो आएगा मैनी। अब इन दोनों का तुलनात्मक कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर, और इन्हीं का सुपरलेटिव डिग्री होता है मोस्ट, इन्हीं का सुपरलेटिव डिग्री होता है मोस्ट। अब इधर समझ में आती है एक बात, क्या बात समझ में आती है कि बच्चा यहां पर आपने यूज किया है 2 माइल्स। माइल्स यानी कि जिस चीज को आप गिन पा रहे हैं, जिस चीज को आप नाप पा रहे हैं, जिस चीज को आप काउंट कर पा रहे हैं, एक तरीके से लेंथ को काउंट कर रहे हैं, एक तरीके से गिन रहे हैं। तो अब जब गिन रहे हैं तो पहली बात क्या है, पहली बात तो भाई जो चीज काउंट नहीं की जा सकती तो वहां मच नहीं आएगा, वहां पे मच नहीं आएगा। जो चीज आप काउंट नहीं कर सकते वहां पे, जो चीज काउंट नहीं कर सकते मच वहां आएगा, और जो गिन सकते हैं वहां पे मैनी आएगा, या फिर मैनी भी नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा, मोर आ जाएगा। दूसरी बात, तुलना हो रही है तो देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री है, देन के साथ में कंपैरेटिव डिग्री है, और यदि देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री है तो वहां पर आप यूज करेंगे मोर देन 2 माइल्स, मोर देन 2 माइल्स का प्रयोग करेंगे। अच्छा जी, यहां पे हमारा सवाल इजी हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, बहुत इजी कंपोनेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल, हमारी गलती बन गई बी बॉम्बे ऑप्शन के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं। इसी तरीके से सीखोगे तो आपके 99.99% के कंसेप्ट एडजेक्टिव के एक बार में पूरे होते चले जाएंगे, और एक बार कंसेप्ट पूरा हो गया तो कोई क्वेश्चन तुम्हारे लिए डिफिकल्टी नहीं रहेगा, कोई क्वेश्चन तुम्हारे लिए डिफिकल्टी नहीं रहेगा, ये बात ध्यान रखना भाई, ये बात ध्यान रखना। अगला सवाल क्या है, इट इज ऑलवेज टू टॉक अबाउट अ थिंग, इट इज ऑलवेज इजी, बहुत आसान होता है किसी भी चीज के बारे में बात करना, देन टू डू इट आवरसेल्व्स। यहां पे कुछ गड़बड़ लग रही है, यहां पे कुछ गड़बड़ लग रही है, सवाल को ध्यान से पढ़ोगे तो पता चलेगा कि यहां पे कुछ गड़बड़ है भाई। कहता है कि आसान है किसी भी चीज के बारे में बात करना, किसी भी चीज के बारे में बात करना बहुत आसान है, लेकिन उसको करके दिखाना बहुत मुश्किल है। बात करना आसान है, करके दिखाना बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं भाई, ध्यान देखते हैं। सबसे पहला, इट इज ऑलवेज इजी टू टॉक अबाउट अ थिंग, पहला ही बात क्या, इट इज ऑलवेज इजी टू टॉक, जब हमने टू का प्रयोग यहां पे कर दिया, टू टॉक अबाउट अ थिंग, तो दूसरी गलती क्या की, यहां पे टू नहीं आएगा, देन डू आना चाहिए था, लेकिन फिर भी चलो हम इधर अगर छोड़ दें, देन टू डू, चलो जी ठीक है, देन टू डू इट आवरसेल्व्स नहीं आएगा, देन टू डू इट आएगा, आवरसेल्व्स की आवश्यकता यहां पे नहीं है, आवरसेल्व्स की आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग है, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग, और इसका विशेषण से कोई कनेक्शन नहीं है। इट इज ऑलवेज इजी हमेशा आसान है बोलना करके दिखाने की तुलना में, तो तुलना में इट पे सेंटेंस खत्म हो गया, आवरसेल्व्स की जरूरत नहीं है। अगला सवाल है हमारे पास, ही इज श्योर, अब ध्यान दीजिएगा पहला वर्ड तो आता है ही इज श्योर ऑफ हिज सक्सेस, या ऑफ सक्सेस होता तो हम समझते हैं ही इज श्योर टू सक्सीड कि वो कामयाब हो जाएगा, बट इज ही इज यूज्ड टू वर्क, लेकिन उसको आदत है कठोर परिश्रम करने की, कठोर परिश्रम करने की आदत है, तो यहां पर आदत की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, आदत की बात हो रही है, तो यहां पर एक वर्ड आता है बच्चा हार्ड, हार्ड होता है किसी भी चीज के लिए कठोर या कठिन, कठोर
परिश्रम करना या कठिन परिश्रम करना, ऐसे काम करना जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, तो कठोर और कठिन परिश्रम की बात होगी तो वर्ड आएगा। और जब हम कठोर या कठिन की बात करते हैं तो ये बन जाता है विशेषण, ये बन जाता है विशेषण। लेकिन लेकिन हार्ड के साथ में जब बच्चा, हार्ड के साथ में जब आप एलवाई का प्रयोग करते हैं तो वर्ड बन जाता है हार्डली। हार्डली एक क्या बन जाता है, एलवाई लग गया, विशेषण के साथ एलवाई जुड़ते ही वो एक एडवर्ब बन गया, और एडवर्ब बन गया तो हार्डली का मतलब होता है शायद ही कोई, शायद ही कोई। और ये एक नकारात्मक वर्ड बन जाता है, ये एक नकारात्मक वर्ड बन जाता है। जब ये एक नेगेटिव वर्ड बन गया तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या समझ में आया, सबसे पहला कंसेप्ट ये समझ में आया कि बंदा मेहनत कर रहा है, कठोर मेहनत कर रहा है। यहां पर नेगेटिव टोन की आवश्यकता नहीं है, वर्क वेरी हार्ड आएगा, हार्डली नहीं आएगा। एरर बनेगा डी ऑप्शन में, एरर बन जाएगा डी ऑप्शन में। ठीक है भाई, जल्दी से दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये देखिएगा, ये एक और क्वेश्चन आ गया। ये बैंक लेवल का क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये मेंस का एसएससी का क्वेश्चन है। मेंस एसएससी का क्वेश्चन है, जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुए थे अभी, उनके क्वेश्चन लेकर आए थे आपके लिए। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है भाई, फिर फिनिश करेंगे। सवाल है हमारे पास, द रीसेंट प्रोटेस्ट, रीसेंट प्रोटेस्ट हुआ है अगेंस्ट रेप, रेप के रीसेंट अभी एक प्रोटेस्ट हुआ है रेप और सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट। क्या है, ठीक है जी, रीसेंट प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट यहां पर बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमने यहां पे हैज की जगह क्या लगा दिया बच्चा, हैव बीन लगा दिया। हैव बीन द मोस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट। अब ये तो देखते ही काट दोगे ना भाई, मोस्ट भी आ गया और ईएसटी भी आ गया तो ये गलत है, देखते ही काट दिया, और आंसर हमारे पास किसमें बन गया, बी ऑप्शन में आंसर बन गया। अब आपने इतने कंसेप्ट मेरे साथ कर लिए हैं कि एडजेक्टिव के 10 में से 6 क्वेश्चन आप देखते ही उड़ा दोगे बहुत आसानी के साथ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज वर्स्ट, व्हाट इज वर्स्ट, सबसे बुरा क्या है। अब इधर ध्यान देने योग्य, पहले यहीं पे करेक्ट कर लेते हैं। अगर यहां पर अभी हमने बोला बैड का सुपरलेटिव होता है वर्स्ट, बैड का सुपरलेटिव होता है वर्स्ट, अब आपने कहा व्हाट इज वर्स्ट, सुपरलेटिव लगा दिया, तो पहली बात तो क्या है कि सुपरलेटिव जहां भी यूज होगा उसके साथ में दा का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, दा का प्रयोग होता है। व्हाट इज द वर्स्ट, या चलो जी ठीक है, एक बार को हम छोड़ देते हैं। व्हाट इज वर्स्ट, दिस डिस्टॉर्शन कैन बी करेक्टेड बाय आइदर कॉन्टेक्ट लेंसेज और ग्लासेस। ठीक है भाई, बाय अदर कॉन्टेक्ट लेंसेज और ग्लासेस। तो सबसे पहली बात क्या है कि सुपरलेटिव जहां पर भी आप मेंशन करेंगे उसके साथ में आर्टिकल्स का प्रयोग होना अनिवार्य है, और अगर यहां पे आर्टिकल्स नहीं है तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि सुपरलेटिव की जरूरत है भी कि नहीं है, क्योंकि बात तो दो में हो रही है, दो में हो रही है बात, दो में अगर चीज हो रही है तो अब सबसे बुरा क्या है, दिस डिस्टॉर्शन। ठीक है, दिस डिस्टॉर्शन कैन नॉट बी करेक्टेड, सबसे बुरा क्या है कि अगर डिस्टॉर्शन है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, ना तो कॉन्टेक्ट लेंसेज से ना ही ग्लासेस से, जब ठीक नहीं कर सकते हो तो हमारे पास सही उत्तर बनेगा कि सुपरलेटिव से पहले दा का प्रयोग करो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ऐसे ही बढ़ते चलिए, 15 तक सवाल आज की क्लास में करेंगे, 15 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में जब मिलेंगे तो नेक्स्ट ऐसे ही धमाकेदार कंसेप्ट आपके सामने लाते रहेंगे, और बच्चे का कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, ये गारंटी है, कोई सवाल नहीं छूटने वाला है, हर तरीके से काम बनेगा। तो पहला सवाल कहते हैं कोई सोर्स नहीं है, नो सोर्स। पहली बात, नो का मतलब कोई भी नहीं है, और नो अदर का मतलब होता है इसके अलावा कोई नहीं है। पहला वर्ड है नो, कोई भी नहीं है, और नो अदर मतलब इसके अलावा कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं, नो सोर्स ऑफ एनर्जी इज सो चीप एज, इतना सस्ता नहीं है जितना सोलर एनर्जी, यानी सोलर एनर्जी चीप है, और सोलर एनर्जी के अलावा कोई और सोर्स नहीं है जो चीप हो, कोई और सोर्स नहीं है जो चीप हो, तो कोई और नहीं है, तो वहां पर बच्चा नो अदर का यूज होगा, नो का प्रयोग नहीं होगा, नो अदर का प्रयोग होगा, नो का यूज नहीं होगा।
बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं तेजी के साथ। ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चा, बिल्कुल सेम डिट्टो द सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। कहता है कि कोई भी रिवर नहीं है, और आगे अगर बात कर रहा है गंगा नदी की तो नो अदर रिवर आ जाएगा, नो अदर आ जाएगा। नो अदर का मतलब होता है इसके अलावा कोई नहीं, नो अदर का मतलब होता है इसके अलावा कोई भी नहीं। तो सवाल क्या है, नो अदर रिवर इन द वर्ल्ड इवोक्स such awe and reference as Ganga, which is like a mother to 600 million of Hindus। कहते हैं कि गंगा मैया जितनी ज्यादा पवित्र है, जितनी ज्यादा अपने लिए मान सम्मान प्राप्त करती है, इतनी और कोई भी नहीं है, क्योंकि ये 600 मिलियन हिंदुओं की क्या है, माता की तरह ट्रीट की जाती है। तो इस प्रकार से हमने एडजेक्टिव के काफी सारे क्वेश्चंस के कंसेप्ट क्लियर किए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी जानकारियां समझ में आ रही होंगी। इसी तरीके के धमाकेदार कंसेप्ट हम पढ़ाते रहेंगे और ढेरों क्वेश्चन सॉल्व कराते रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो नीचे बटन दिख रहा होगा इसको लाइक करते चलिएगा, साथ में एग्जाम विद अरिहंत को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ढेरों वीडियोस आपको मिलती जाए और कोई भी एग्जाम का कंसेप्ट हो आपका ना छूटे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, धन्यवाद।